बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां युवा चेहरे सत्ता के समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम जानेंगे बिहार के 5 उभरते युवा नेताओं के बारे में, उनके काम, छवि और पॉपुलैरिटी की बात करें। बिहार में कौन सबसे बड़ा युवा नेता है, किस पर कौन भारी है, कौन इस बार बिहार की राजनीति में अपना छाप छोड़ने वाला है, सारी बातों को जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक जोरदार धमाके के साथ। अरे भाई साहब, ये धमाका नहीं, अपना वाला धमाका लगा। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए चिराग पासवान की। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को स्वर्गीय रामविलास जी के घर पे हुआ था। इनके माता जी का नाम रीना पासवान है। अगर बात करें चिराग के शिक्षा की, तो इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी और बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई चले गए। बॉलीवुड में उन्होंने एक फिल्म भी की जिसका नाम मिले न मिले हम है। बाद में प्रधानमंत्री और अपने पिता स्वर्गीय रामविलास जी से प्रेरित होकर राजनीति में आ गए। शायद कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि 2014 में रामविलास जी के एनडीए में शामिल होने के पीछे चिराग का ही सुझाव था, जिसका खुलासा रामविलास जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। चिराग के राजनीति सफर की बात की जाए तो 2014 में जमुई से सांसद के रूप में पहली बार वे लाइट में आए। फिर दोबारा इसी सीट से 2019 में पिछले मुकाबले से ज्यादा मतों से जीतकर फिर से जमुई में सांसद बने। इसी दौरान इनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, जिससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आइए नजर डालते हैं चिराग के बिहार और देश की राजनीति में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अपने राजनीति गुरु समान पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह चिराग ने खुद को संभाला है और अपने पार्टी में टूट के बाद भी राजनीति में जिस तरह से सक्रिय है, वो एक युवा नेता के तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। दूसरी तरफ से केंद्र और बिहार की राजनीति में बिना कोई मंत्री पद के बावजूद उनकी बड़े नेताओं से अच्छी बॉन्डिंग है। यह भी राजनीतिक रूप से अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। वहीं अगर बिहार में उनके जमीनी स्तर की बात की जाए तो आए दिन जनता के दुख सुख में सक्रिय रहते हैं और उनके दुख सुख में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते रहते हैं और एक अच्छे विपक्षी नेता के तौर पर हमेशा कई मुद्दों पर सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। इसके अलावा उनके अन्य खासियतों की बात की जाए तो राजनीति में एक नेता को अच्छा वक्ता होना जरूरी होता है, जो चिराग में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ ही इनके बिहार फर्स्ट विजन से युवाओं में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, जो एक युवा राजनेता के तौर पर चिराग की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। साथ ही बिहार में पिछड़े वर्ग के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर भी चिराग का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यूँ कहें तो वो अपने पिता रामविलास जी के नक्शे कदम पर हैं। ये तो हुई इनकी राजनीति में स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब इनके वीक पॉइंट की बात करते हैं। अगर इनके वीकनेस पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले आती है ज़्यादा एग्रेसिव होना। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं राजनीति में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो कई मुद्दों पर मौन साधनी पड़ती है, मगर चिराग हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। यही कारण है कि 2 बार सांसद रहने के बावजूद मंत्री पद से दूर रहे, जिसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार के नीतियों के विरोध को भी आप मान सकते हैं। दूसरी बड़ी वीकनेस की यदि हम बात करें तो पारिवारिक कलह को मान सकते हैं, जिसके कारण पार्टी में टूट भी हुई और लास्ट में उन्हें लोजपा रामविलास पासवान बनानी पड़ी। कुछ वीकनेस में पिता रामविलास जी के स्वर्गवास के बाद अकेले पहचान बनाना और राजनीति में स्थायी रूप से स्थापित होने के लिए मंत्री पद का न होना भी मान सकते हैं। फिर भी चिराग बिहार के लोकप्रिय नेता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रशांत किशोर के बारे में। भले ही प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हाल ही में हुई हो, पर राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनकी योग्यता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई वाकिफ है। केंद्र की बीजेपी सरकार की सबका साथ सबका विकास वाला थीम हो, या फिर बिहार में नीतीश कुमार का बिहार में बाहर हो, फिर से नीतीश कुमार हो वाला थीम हो,
या फिर बंगाल में खेला होवे वाला थीम हो, सब में अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर की ही भूमिका कही जा सकती है। और नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने में इनकी रणनीति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीकांत पांडे है, जो एक डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर की शिक्षा की बात की जाए तो इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। साथ ही वो एक राजनीतिक रणनीतिकार के अलावा 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए भी काम किए। भले ही प्रशांत किशोर का जन्म बक्सर जिले में हुआ हो, पर मूल रूप से रोहतास जिले के कोणार्क ग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनकी हालिया राजनीति उपलब्धि की बात की जाए तो उनके जन स्वराज अभियान को संरक्षण से सारण शिखा निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार केदारनाथ पांडे ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज की है। अब बात की जाए प्रशांत किशोर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, तो यहाँ कहना काफ़ी अच्छा होगा, जो दूसरों को राजनीति करना सिखा सकता है उसकी खुद की राजनीति परख कितनी होगी। दूसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो इनकी भी राजनीति चिराग के तरह ही जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर आधारित होती है। तीसरी फैक्टर की यदि बात की जाए तो जन स्वराज अभियान छोटी सी ही सही मगर रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका तत्कालिक उदाहरण बिहार एमएलसी चुनाव से समझ सकते हैं। अब बात की जाए प्रशांत किशोर के वीक फैक्टर की, यह कहना सही होगा कि बिहार जैसे राज्य में विकास से ज़्यादा लोग जातिगत नीति पर वोट करते हैं, जो प्रशांत किशोर की राजनीति का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ कई राजनेताओं के साथ रहने के कारण इनके चुनावी रणनीति लीक हो गई है, जिसके कारण विरोधी इन पर पलटवार करने में कामयाब होंगे और उनकी तरह ही रणनीति बनाकर उनके खिलाफ यूज करेंगे। ये कहना ठीक होगा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता है, मगर बिहार जैसे राज्य उनको अपने चुनावी रणनीति में कहां तक सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार, जो जेएनयू में भारत विरोधी नारे के कारण प्रसिद्ध हुए। इस युवा नेता की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक है। कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं। वे 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे। कन्हैया कुमार का जन्म 2 जनवरी 1987 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम जयशंकर सिंह है और माता का नाम मीना देवी है, जो कि एक आंगनवाड़ी सेविका के पद पर काम कर रही है। बात की जाए इनकी शिक्षा की तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री धारण की है, जो कि इनके काबिलियत को दर्शाने के लिए काफ़ी है। अगर जेएनयू विवाद को छोड़ देते हैं तो कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में भी अपनी बेबाकी अंदाज के से खूब सुर्खियां बटोरी है। साथ ही अभी हाल ही में उनकी कद बिहार में और ज़्यादा बढ़ गई है, जब कांग्रेस की तरफ से बिहार में विशेष कमेटी में उनको स्थान दिया गया है। कई जगहों पर कांग्रेस के तरफ से एक सफल वक्ता के रूप में भी संबोधन करने का मौका मिला है। अब बात की जाए कन्हैया कुमार के स्ट्रॉन्ग फैक्टर की, तो ये कहना सही होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि साधारण जगह से आने वाले इस युवा नेता ने पढ़ाई में तो कीर्तिमान स्थापित की है, उसके साथ ही राजनीतिक रूप से जितनी जल्दी छलांग लगाई है वह काबिलिए तारीफ है। राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ाव के कारण भविष्य में बिहार में इनकी भूमिका काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। साथ ही यह राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं तथा अपने जोरदार भाषण से हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। साथ ही जेएनयू विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ बन गई है, जो बिहार जैसे जातिगत राजनीति वाले राज्य में उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इनके वीक फैक्टर की, तो जेएनयू विवाद अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है और कई बार कई नेताओं के मंचों से आज भी इसके लिए उनको सुनना पड़ रहा है। दूसरी वीक फैक्टर की बात की जाए तो जिस राज्य से वे आते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी का हालत बहुत ख़राब है, जिसके कारण वो अभी भी अपनी पहचान को बरकरार नहीं कर पाए। सबसे बड़ी वीक फैक्टर की बात की जाए तो वो है लोकसभा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की हार से इनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी हम लोग इनके
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता तेजस्वी यादव की। भले ही क्रिकेट के पिच पर नाकाम रहे, तेजस्वी यादव ने लगभग 2010 से राजनीति में सक्रिय हो गए और 2015 में महज 26 वर्ष की आयु में बिहार उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी पाया। भले ही नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद विपक्ष में बैठे, मगर सत्ता के दांवपेच के गुण 2014 के अपने छोटे से कार्यकाल में ही सीख लिए, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में लालू यादव के खराब सेहत के बावजूद इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। भले ही नीतीश कुमार के बीजेपी में चले जाने के बाद सत्ता में नहीं बन पाए। तेजस्वी यादव का जन्म 10 नवंबर 1989 को लालू परिवार में हुआ। ये नेता लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्रों में छोटे पुत्र हैं और राजनीतिक लिहाज से बड़े पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिस तरह से आरजेडी की गिरती जन आधार को वापस समेटने में कामयाब हुए हैं, वे काबिले तारीफ है और कम शिक्षित होने के बावजूद भी अपने नेतृत्व क्षमता से पिता और पार्टी दोनों की साख बचाने में अब तक कामयाब हुए हैं। अब बात की जाए इनके स्ट्रॉन्ग फैक्टर की, तो भले ही लालू प्रसाद यादव जैसे सफल राजनीतिक सुपुत्र हैं और इनका मार्गदर्शन तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपको पता है बिहार में जातिगत मुद्दे काफ़ी हावी रहते हैं, जिससे आरजेडी को पूरा समर्थन मिलता है। अब बात करते हैं कि लालू प्रसाद सही या गलत किसी भी तरीकों से बहुत सारे संपत्ति अर्जित किए हैं, जो चुनावी रणनीति में खूब पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। अब इनके वीक फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले आती है इनकी खराब राजनीतिक छवि, जिसमें भ्रष्टाचार, जातीय राजनीति शामिल है, चुनावी रणनीति, वंशवाद की राजनीति के तरीके, जिससे जनता का विश्वास डगमगा जाता है इनके ऊपर से। दूसरे वीक फैक्टर की बात करें तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप में इनके और इनके पिताजी का नाम होना, जिसमें चारा घोटाला प्रमुख है। लेकिन लोग अब समझदार हो चुके हैं और वो इन सब चीज़ों को मुद्दा नहीं चाहते हैं। अब बिहार में वोट विकास के नाम पर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अंतिम युवा नेता मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1988 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गांव डुमरी महोबा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो इंडियन आर्मी में है। बात की जाए इनकी शिक्षा की तो इनके पास भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन वो अपने डिग्री के विपरीत पत्रकारिता को प्रमुखता दिए और अब एक सफल स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मनीष कश्यप को नेता क्यों बोल रहा हूँ। उनके पत्रकारिता के दौरान हुए कुछ घटना के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री को चुनौती देना एक प्रमुख वजह है, जहां पे लोग उनको आने वाले नेता के रूप में देख रहे हैं। वे अपने बात पर अटल रहे, जिससे बिहार में सरकार बदल गई और वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। जिस तरीक़ा से सरकार की कमियों की बात करने वाले पत्रकार आज सरकार की तारीफों के फूल बांधते हैं। खैर, उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है, देखिए कहां तक चल पाती है। चलिए उनको कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग फैक्टर की यदि हम बात करें तो वो हमेशा अपनी पत्रकारिता ज़मीनी स्तर से ही की है, जिसके कारण वो लोगों के बीच काफ़ी फेमस है और लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो राजनीतिक लिहाज से काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो वो अकेले ही बिहार में भीड़ जुटाने में काबिल है और अपने इस कला से वे अपने पक्ष में वोट पा सकते हैं। तीसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की यदि बात करें तो वे अपनी पत्रकारिता के कारण बहुत से मुद्दे पे बेबाकी से बोल सकते हैं, तो राजनीतिक रूप से भी बहुत ही बेबाकी से बोल सकते हैं। उनके वीक फैक्टर की यदि हम बात करें तो राजनीति में आने के बाद उनका पहचान और लोगों से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हुई है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिहार का सबसे अच्छा युवा नेता, सबसे नंबर 1 युवा नेता कौन है ये भी ज़रूर बताएं और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।